नमस्कार साथियों, मैं हरेंद्र कुमार, अनुदेशक डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग सेंटर लोकोसेट गोंडा। आज इस वीडियो में आप लोग न्यूमेटिक सर्किट ऑफ कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव के बारे में जानेंगे कि कन्वेंशनल एसी लोकोमोटिव का न्यूमेटिक सर्किट क्या है। तो देखिए कि लोको को एनर्जाइज करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए वोल्टेज और दूसरा प्रेशर, क्योंकि लोकोमोटिव को एनर्जाइज करने के लिए हमको पेंटो को रेज करना पड़ेगा जो कि प्रेशर से होगा, और बीसीबी को बंद करना पड़ेगा जो कि एक कॉन्टैक्टर है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक टाइप का कॉन्टैक्टर है। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर के बंद करने के लिए हमको बिजली और हवा दोनों की ज़रूरत होती है। तो बिजली के लिए हमारे लोकोमोटिव में 110 वोल्ट डीसी की पावर की बैटरी रखी हुई है, और जैसे ही आप HVA को 1 नंबर पर करेंगे, बैटरी की सप्लाई विभिन्न कंट्रोल सर्किट में जाना शुरू हो जाएगी। अब दूसरा काम होता है कि हमें लोकोमोटिव को एनर्जाइज करने के लिए हवा कैसे मिलेगी। तो हवा हम कैसे प्राप्त करेंगे? हवा प्राप्त करने के लिए लोकोमोटिव में एक छोटा सा कंप्रेसर लगाया गया है जिसको आप बेबी कंप्रेसर कहते हैं, और बेबी कंप्रेसर एक डीसी मोटर के द्वारा चलता है जिसका नाम है MCPA। तो MCPA को चालू करने के लिए आपको ZCPA स्विच को 1 नंबर पर रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ZCPA स्विच को 1 नंबर पर रखेंगे, आपका यह डीसी मोटर चलने लगेगी, और इसके शाफ्ट पर डायरेक्ट कपल्ड है आपका ऑक्सिलरी कंप्रेसर जिसे आप बेबी कंप्रेसर कहते हैं। तो ये भी चलने लगेगा, और इसके चलने से क्या होगा कि ये वातावरण से हवा को खींचेगा और खींच करके अपनी पाइपलाइन में आगे बढ़ना शुरू कर देगा। NRV होते हुए सप्लाई कहाँ जाएगी? ये देखिए, RL कॉक के खुले रहने पर, RL कॉक के खुले रहने पर ये RS टैंक में हवा को भरना शुरू कर देगा, और जो भी हवा का प्रेशर होगा वो RS गेज में दिखने लगेगा। इसके साथ साथ यही हवा आगे जाएगी। यहाँ भी एक NRV लगा है इसी डायरेक्शन में। तो ये NRV से हवा कहाँ जाएगी? डीजे ऑयल सेपरेटर पे, और डीजे ऑयल सेपरेटर से RDJ टैंक को चार्ज कर देगी जो कि डीजे का रिजर्वायर है, और यही RDJ की सप्लाई कहाँ पहुँच जाती है? डीजे पे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस डीजे को जो हवा जा रही है कॉन्टैक्टर को, उस हवा के प्रेशर को मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एक रिले लगाई गई है QPDJ जो कि इसी पाइपलाइन पर लगी है। तो जब जैसे ही हवा का प्रेशर 5.5 kg/cm² होगा, यह रिले पिकअप हो जाएगी। अब यही हवा कहाँ गई? यहाँ पर आप देखिए बीबी बॉक्स पे। अब अगर हमारा बीबी बॉक्स अनग्राउंड स्थिति में है, HOM हैंडल अनग्राउंड स्थिति में है, तो ये हवा चली जाएगी आगे, और आगे जाकर के ये कटआउट को खुले रहने पर कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रोवाल्व ऑफ पेंटो। अब ZPT की पोजीशन के अनुसार जो भी इलेक्ट्रोवाल्व एनर्जाइज होगा, आपने ZPT को 1 पे रखा या ZPT को 2 पे रखा, तो जो भी आप पोजीशन रखेंगे उस पोजीशन के अनुसार क्या होगा? BPT वाल्व एनर्जाइज होगा, और ये BPT से कहाँ जाएगी? आगे हवा थ्रॉटल वाल्व में, और थ्रॉटल वाल्व इस हवा को भेज देगा पेंटो की सर्वो मोटर को, और उसके कारण क्या होगा? पेंटो हमारा रेज होगा। तो कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई गई? बेबी कंप्रेसर की अगर आप ध्यान से देखें तो बेबी कंप्रेसर ने क्या क्या काम किया कि बेबी कंप्रेसर के चलने से आपका एक तो RL कॉक के खुले रहने पर RS टैंक चार्ज हुआ, और टैंक में कितना प्रेशर है वो आप RS गेज में देख लिए। दूसरा, इसी बेबी कंप्रेसर की सप्लाई कहाँ गई? RDJ में, जो कि BCB या डीजे के लिए उपलब्ध रहेगी, और इसी प्रेशर के द्वारा QPDJ भी पिकअप हुई। तीसरा, इसकी सप्लाई कहाँ जा रही है? पेंटो की पाइपलाइन में। अब इसी में आप देखिए कि यही सप्लाई हमारी इधर भी आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक NRV लगा हुआ है
जो कि हमारा इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, हवा हमारी आगे नहीं जा सकती है, इधर की साइड नहीं जा सकती है, एनआरबी रोक लेगा। तो हमारी हवा यहां तक बेबी कंप्रेसर की आती है। अब जब एक बार बेबी कंप्रेसर हवा 6.5 kg/cm² बना लेता है और हम लोग को एनर्जाइज कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, जेट सीपीए स्विच को 0 पर कर देते हैं, जिससे हमारा एमसीपीए बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और एमसीपीए ऑफ होने से हमारा बेबी कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लो को एनर्जाइज करने के बाद कौन से कंप्रेसर चलाएंगे, मेन कंप्रेसर। तो जैसे ही आप बीएलसीपी या बीएलसीपीडी स्विच को ऑन करेंगे अपनी जरूरत के अनुसार, तो आपके जो मेन कंप्रेसर की मोटरें हैं, 3 फेज एसी मोटरें, इनको सप्लाई मिलेगी और ये मोटरें ऑन हो जाएंगी, चलने लगेंगी। मोटरों के चलने से क्या होगा, MCPA 1 की शाफ्ट पर लगा है CP1, MCP2 की शाफ्ट पर लगा है CP2, MCP3 की शाफ्ट पर लगा है CP3। ये मोटर ड्राइव कंप्रेसर है, तो तीनों कंप्रेसर हमारे चलने लगेंगे। या जब कंप्रेसर चलेंगे तो ये वातावरण से हवा को खींचेंगे, कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करके कहाँ भेजेंगे, आगे। ये उनके अपने अपने कूलर है, इंटरकूलर, तो ये आगे हवा जाएगी, और हवा के आगे जाने पर ये हवा कहाँ पहुंचेगी, एनआरबी पे। एनआरबी पे जब ये हवा पहुंचेगी तो एनआरबी, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगे हैं, नॉन रिटर्न वाल्व है ये, तो ये हवा कहाँ चली जाएगी, सीडीसी होते हुए एमआर टैंक नंबर 1 में, और एमआर टैंक नंबर 1 की हवा चली जाएगी एमआर टैंक नंबर 2 में। अब इसमें देखिए, इसमें सीपी की सेफ्टी के लिए कुछ कंपोनेंट लगाए गए हैं। तो सीपी की सुरक्षा के लिए सेफ्टी वाल्व लगे हैं, CP1 की सुरक्षा के लिए भी सेफ्टी वाल्व लगा है, CP2 की सुरक्षा के लिए भी सेफ्टी वाल्व लगा है, और CP3 की सुरक्षा के लिए भी सेफ्टी वाल्व लगा है। ये सेफ्टी वाल्व 11 kg/cm² पर सेट होते हैं। अगर किसी कारण से एनआरबी खराब हो जाए, चोक हो जाए, तो क्या होगा, सीपी डिलीवर करता रहेगा इस पाइपलाइन में हवा, और जैसे ही हवा का प्रेशर 11 kg/cm² होगा, तो कंप्रेसर को सुरक्षा देने हेतु क्या करेगा, ये सेफ्टी वाल्व एक्स्ट्रा एयर को, एक्सेस एयर प्रेशर को वातावरण में डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। तो सेफ्टी वाल्व क्या करते हैं, सीपी की सुरक्षा के लिए लगे गए हैं। हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व जिसकी सेटिंग कितनी है, 11 kg/cm² पे। अब इसके बाद ये देखिए, कंप्रेसर को जब स्टार्ट करने के लिए व्यूल की भी व्यवस्था की गई है कि कंप्रेसर जब स्टार्ट हो तो इस पाइपलाइन में कोई हवा का प्रेशर ना हो, क्योंकि अगर हवा का प्रेशर होगा तो ये बैक प्रेशर लगाएगा कंप्रेसर पे, जिससे कंप्रेसर की लाइफ कमजोर होगी, या ये कह सकते हैं कंप्रेसर ऑन लोड स्टार्ट होंगे। तो कंप्रेसर को ऑफ लोड स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, व्यूल का इंतजाम किया है। तो CP1 के लिए व्यूल 1 लगा है, CP2 के लिए व्यूल 2 लगा है, और CP3 के लिए व्यूल 3 लगा है। तो ये देखिए, अगर ये व्यूल के कटआउट को ओपन कंडीशन में रहना चाहिए व्यूल की वर्किंग के लिए, तो जैसे ही ये हवा यहाँ रुकी रहती है, लेकिन जैसे ही हमारे व्यूल अनलोडर के इलेक्ट्रो वाल्व एनर्जाइज होंगे, ये हवा वातावरण में डिस्चार्ज एग्जॉस्ट पोर्ट से होने लगेगी, और परिणाम क्या होगा कि हमारे ये व्यूल कब एनर्जाइज होते हैं, परिणाम क्या होगा कि यहाँ की हवा वातावरण में निकल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि व्यूल एनर्जाइज होने के लिए शर्त यह है कि हमारे तीनों कंप्रेसर उस समय बंद होने चाहिए, तीनों कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर ओपन होने चाहिए। तो ऐसी सूरत में कंप्रेसर की बंद स्थिति में व्यूल क्या करता है, इनके डिलीवरी पाइपलाइन और एनआरबी के बीच की हवा को वातावरण में डिस्चार्ज कर देता है। परिणाम स्वरूप जब भी कंप्रेसर ऑन होगा वो ऑफ लोड ही ऑन होंगे। अब आते हैं आगे कि MR1 की हवा MR1 के थ्रू कहाँ चली गई, MR2 में। अब देखिए यहाँ पर MR2 और MR1 दोनों के लिए क्या लगाए गए हैं, आर्टरोडेन वाल्व। आर्टरोडेन वाल्व का काम होता है कि ऑटोमेटिकली एक निर्धारित प्रेशर को वातावरण में डिस्चार्ज करना,
और प्रेशर के साथ साथ कुछ नमी भी वातावरण में डिस्चार्ज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटो ड्रेन वाल्व का काम है कि ऑटोमेटिकली ये एमआर टैंक की नमी को डिस्चार्ज वातावरण में करते रहते हैं। तो देखिए MR1 की हवा कहाँ है, ऑटो ड्रेन वाल्व के कटआउट को खुले रहने पर ADB1 पे, और MR2 की हवा इसका कटआउट को खुले रहने पर ADB2 पे। लेकिन ADB1 और ADB2 को ऑपरेट कराने के लिए कॉमन बीड लगाया गया है, तो ये बीड का भी कटआउट को खुला रहता है। बीड को जो सप्लाई दी गई है वो MR टैंक नंबर 2 की ही दी गई है, लेकिन आफ्टर एयर ड्रायर दी गई है। तो आफ्टर एयर ड्रायर जब ये सप्लाई यहाँ पर आती है तो बीड के खुले रहने पर ये मैग्नेट वाल्व पर रुकी है, लेकिन जब भी ये मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होगा तो जो हवा यहाँ रुकी है वो कहाँ जाएगी, ऑटो ड्रेन वाल्व नंबर 1 पे भी और ऑटो ड्रेन वाल्व नंबर 2 पे भी, और इससे क्या होगा, ऑटो ड्रेन वाल्व को ऑपरेट करेगी। और जैसे ही ऑटो ड्रेन वाल्व ऑपरेट होंगे, जो हवा की सप्लाई यहाँ रुकी हुई थी MR1 की और MR2 की, उसको अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से वातावरण में डिस्चार्ज करेगा, और हवा के साथ साथ नमी भी डिस्चार्ज हो जाती है। अब साथियों ये तो आप लोगों को सर्किट में समझना पड़ेगा कि ऑटो ड्रेन वाल्व ये जो बीड है ये कब एनर्जाइज होता है, ऑटो ड्रेन का इलेक्ट्रो वाल्व। तो जब जब हमारे RGCP कटन में जाती है तो भी ये ऑपरेट एनर्जाइज होता है, और जब RGCP कटआउट में जाती है तो भी ये RGCP जब कटआउट में जाएगी तो ये एनर्जाइज होकर के हवा वहां भेजता है, और RGCP जब कटन में आती है तो जो भेजी हुई हवा है उसको अपने एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकालता है। परिणाम स्वरूप ऑटो ड्रेन वाल्व दोबारा से अनबैलेंस होता है और फिर से कुछ नमी वातावरण में ड्रेन कर देता है। तो ये समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ऑटो ड्रेन वाल्व हमारा लोडिंग और अनलोडिंग दोनों के समय ऑपरेट होकर के MR टैंक नंबर 1 और 2 की नमी को कुछ समय के लिए वातावरण में ड्रेन करता है। अब MR2 की हवा की सप्लाई और कहां कहां है, तो ये देखिए MR2 की सप्लाई यहां आ गई। अब यहां से कहां गई है, डुप्लेक्स चेक वाल्व पे। तो डुप्लेक्स चेक वाल्व हमारा जो सेट होता है ये 5 kg/cm² पे सेट होता है। जब MR टैंक नंबर 2 में हवा का प्रेशर 5 kg हो जाएगा तब यह वाल्व अपनी सीट से ऊपर उठेगा और हवा को आगे जाने का रास्ता देगा। तो जब हवा आगे जाएगी तो ये MR इक्वलाइजिंग पाइप लगा है, इस MR इक्वलाइजिंग पाइप को भी ये चार्ज कर देगा। तो जो भी MR टैंक नंबर 2 में हवा होगी वो MR इक्वलाइजिंग पाइप में आने शुरू हो जाएगी, लेकिन आना शुरू कब होगी, जब MR2 का प्रेशर कितना हो जाएगा, 5 kg/cm²। और इसी डुप्लेक्स चेक वाल्व से सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ गई है, सेंडर पर भी गई है, वाइपर भी गई है, वाइपर भी इसी हवा चलते हैं देख लो, और यही हवा हमारी फीड पाइप को भी चार्ज करती है। तो ये फीड वाल्व का कटआउट कॉक है, फीड वाल्व का कटआउट कॉक खुला रहेगा तो ये हवा जाएगी फीड वाल्व पे, और फीड वाल्व सेट होता है 6 kg/cm² पे। तो 6 kg में हवा का प्रेशर रिड्यूस होगा और फीड पाइप को 6 kg के प्रेशर से चार्ज कर देगा। तो MR टैंक नंबर 2 की हवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, आपके सेंडर को ऑपरेट करने के लिए हो रहा है, आपके वाइपर चलाने के लिए हो रहा है, MR इक्वलाइजिंग पाइप को चार्ज करने के लिए हो रहा है, और साथ ही साथ आपके फीड पाइप को चार्ज करने के लिए भी MR टैंक नंबर 2 की हवा का इस्तेमाल हो रहा है। इसी MR टैंक नंबर 2 की डिलीवरी पर MR टैंक की सुरक्षा के लिए एक SS2 सेफ्टी वाल लगा है जो 10.5 kg/cm² पर सेट होता है। यदि किसी कारण से ये आगे की रास्ता चौक हो जाए या कोई एयर ड्रायर के तीनों कटआउट को बंद कर दे, हवा आगे जाएगी नहीं। ऐसे में MR टैंक नंबर 2 पे प्रेशर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही MR प्रेशर 10.5 kg होगा तो यह एक्सेस प्रेशर को ऑपरेट होकर के ब्लो होकर के वातावरण में डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। और इसी हवा को कहाँ भेजा गया है, RGCP के कटआउट को खुले रहने पर RGCP पे। RGCP क्या है, CP का रेगुलेटिंग गवर्नर है जो कंप्रेसर को कट इन कट आउट कराता है MR के प्रेशर के अनुसार।
तो जब एमआर का प्रेशर 8 केजी या उससे नीचे होता है तो ये कटन में रहती है, और जब एमआर का प्रेशर 9.5 केजी पर सीएम स्क्वायर हो जाता है तो यह कट आउट होकर के कंप्रेसर को चलाना बंद कर देती है। तो एक प्रकार का प्रेशर स्विच है जिसकी सेटिंग कितनी है 8 to 9.5 केजी। काम क्या है, कंप्रेसर को कंट्रोल करना। तो ये भी एमआर टैंक नंबर 2 की हवा इसको दी जाती है। अब आगे देखिए, एमआर टैंक नंबर 2 की हवा एमआर टैंक नंबर 3 में भी जा रही है, लेकिन एमआर टैंक नंबर 2 की हवा एमआर टैंक नंबर 3 में जाए उसलिए उसकी रास्ते में क्या लगा दिया, एयर ड्रायर। तो एयर ड्रायर की वर्किंग कंडीशन में डी इन और डी आउट ओपन कंडीशन में रहेगा और जो है डी ऑफ बंद रहेगा। डी इन और डी आउट ओपन में रहेगा और डी ऑफ जो है बंद रहेगा। तो ये एयर ड्रायर के माध्यम से सप्लाई कहाँ चली जाएगी, एनआरबी होते हुए एमआर टैंक नंबर 3 में। और एमआर टैंक नंबर 3 की हवा का यूज देखो कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो आपकी इस पाइपलाइन में जा रही है, एक आपकी इस पाइपलाइन में जा रही है और एक आपकी इस पाइपलाइन में जा रही है। तो एमआर टैंक नंबर 3 की हवा एडिशनल C2 रिले वाल्व को भी सप्लाई की जाती है बीपी को चार्ज करने के लिए 5 केजी पर सीएम स्क्वायर से। एमआर 3 की हवा एमआर टैंक नंबर 4 को भी सप्लाई की जाती है। एमआर टैंक नंबर 4 की हवा एमआर टैंक नंबर 4 के कटआउट कॉक ओपन रहने पर लोकोमोटिव के विभिन्न कंपोनेंट को सप्लाई जाती है, जैसे A9, SA9, हॉर्न, MU2V, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, C2 रिले वाल्व, BEF इलेक्ट्रिकल एंड BEF मैकेनिकल, इन सारे कंपोनेंट को भी हवा की सप्लाई किसकी है, एमआर टैंक नंबर 4 की। शर्त यह है कि एमआर टैंक नंबर 4 का कटआउट कॉक ओपन होना चाहिए। तो एमआर टैंक नंबर 3 की सप्लाई देखिए एडिशनल C2 रिले वाल्व को सप्लाई की जा रही है, एमआर टैंक नंबर 4 को भी सप्लाई की जा रही है, और यही हवा एनआरबी होते हुए कंट्रोल रिजर्वायर को भी सप्लाई की जा रही है। अब देखिए कंट्रोल रिजर्वायर से हवा कहाँ कहाँ जाती है। तो कंट्रोल रिजर्वायर से ये हवा सीडीसी होते हुए कहाँ चली जाएगी, R1 कॉक के खुले रहने पर एनआरबी होते हुए इन समस्त कंपोनेंट को जो लोको एनर्जाइज होने से पहले कौन सप्लाई कर रहा था, बेबी कंप्रेसर। तो जहां जहां बेबी कंप्रेसर की सप्लाई थी वहां वहां सप्लाई किसकी होगी, कंट्रोल रिजर्वायर की बाया R1 कॉक। इसीलिए R1 कॉक सदैव ओपन कंडीशन में होना चाहिए। R1 कॉक से एनआरबी होते हुए सप्लाई कहां चली गई, आपके जहां जहां बेबी कंप्रेसर की सप्लाई थी, यानी आरएल कॉक के खुले रहने पर आरएस टैंक में, एचओएम बीबी बॉक्स होते हुए पेंटो पाइपलाइन में, और एनआरबी होते हुए डीजे ऑयल सेपरेटर और डीजे के रिजर्वायर में, सभी जगह इस कंट्रोल रिजर्वायर की सप्लाई जा रही है। इसके साथ ये हवा देखो आगे भी बढ़ेगी और ये आगे बढ़ करके यहाँ पर एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाया गया है जो कि 2.5 से 3.5 केजी पर सीएम स्क्वायर में सेट होता है। तो कंट्रोल रिजर्वायर की जो हवा है जो 8 केजी पर सीएम स्क्वायर की होती है वो कितने में रिड्यूस होगी, 2.5 से 3.5 केजी पर सीएम स्क्वायर में। वो किसको मिल जाएगी, एसएमजीआर को, ग्रेजुएटर की सर्वो मोटर को। यही हवा हमारी आगे भी जाएगी। और देखिए EP1 के कटआउट कॉक खुले रहने पर ये BA1 पैनल पर लगे हुए सभी कॉन्टैक्टर को सप्लाई दी जाएगी। BA1 पे जितने भी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टैक्टर लगे हैं सबको सप्लाई मिलेगी CR की, लेकिन शर्त यह है कि EP1 का कटआउट कॉक ओपन होना चाहिए। उसी तरीके से EP2 के कटआउट कॉक ओपन रहने पर BA2 और BA3 में जितने भी कॉन्टैक्टर लगे हैं सबको सप्लाई CR की जाती है। इसी तरीके से EP3 का कटआउट कॉक खुले रहने पर ये BA4 को भी सप्लाई देता रहता है। तो अब आते हैं हम ट्रबल शूटिंग करते समय कि अगर हमारे लोको में मेन कंप्रेसर ऑन है, मेन कंप्रेसर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोको में MR प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो देखिए साथियों क्या क्या बात है इसमें।
हो सकती हैं। और क्या हम इनमें कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे सेफ्टी वाल्व ब्लो कर रहे हैं कंप्रेसर के, तो भी एमआर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। ऐसे में हम सेफ्टी वाल्व को टैप करेंगे। सफलता नहीं मिलती है तो सेफ्टी वाल्व को आइसोलेट कर देंगे, और कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए हम संबंधित कंप्रेसर को भी एससीपी स्विच की मदद से आइसोलेट कर देंगे। दूसरा है कि फ्यूल हमारे परमानेंट एनर्जाइज हो गए हों, यानी इस केस में ये लगातार यहाँ से सीपी की हवा को वातावरण में डिस्चार्ज कर रहे हों। ऐसे में हम क्या करेंगे, संबंधित फ्यूल के कटआउट कॉक को बंद कर देंगे और आगे कार्य करेंगे। उसके बाद आप देखिए, यहाँ सीडीसी के ड्रेन कॉक लगे हैं, एमआर के ड्रेन कॉक हैं, MR1, MR2, MR3, MR4, CDC2, CDC3। अगर इनके ड्रेन कॉक खुले हैं तो भी हम क्या करेंगे, सभी के ड्रेन कॉक को बंद करेंगे। अगर ड्रेन कॉक खुले होंगे तो भी एमआर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। इसके बाद देखिए, आप हो सकता है कि आपके एयर ड्रायर से लगातार लीकेज हो रहा हो, तो ऐसे सूरत में हम एयर ड्रायर को बाईपास कर देंगे। हो सकता है कि आपके ऑटो ड्रेन वाल्व से लगातार लीकेज हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी हम ऑटो ड्रेन वाल्व के कटआउट कॉक को बंद करके ऑटो ड्रेन वाल्व को आइसोलेट कर देंगे। अब देखिए, MR2 की सप्लाई कहाँ कहाँ है। MR2 की सप्लाई हमारी MR इक्वलाइजिंग पाइप को दी गई है। तो अगर MR इक्वलाइजिंग पाइप का कटआउट कॉक खुला होगा तो भी MR बिल्डअप नहीं होगा। इसी की सप्लाई फीड पाइप को दी गई है, तो अगर फीड पाइप के एंगल कट ऑफ कॉक खुले होंगे तो भी MR प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इनके एंगल कॉक को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। इसके बाद अगर एडिशनल C2 बीपी चार्ज हो रहा है और बीपी के एंगल कॉक खुले हैं, किसी कैब में RS खुला है या नॉन वर्किंग कैब में A9 इमरजेंसी पे है, तो ऐसी सूरत में बीपी प्रेशर के साथ साथ MR प्रेशर भी गिरेगा, क्योंकि बीपी को चार्ज तो हमारा MR टैंक नंबर 3 की सप्लाई के द्वारा हो रहा है। इसके बाद हमारा आता है ये हमारा यहाँ पर कंट्रोल रिजर्वायर का ड्रेन कॉक खुला हो, RAL कॉक के खुले रहने पर RS का ड्रेन कॉक खुला हो, RDJ का ड्रेन कॉक खुला हो, आयल सेपरेटर का ड्रेन कॉक खुला हो, ऐसी सूरत में भी MR प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। तो ऐसी बिल्डअप करने के लिए हम क्या करेंगे, संबंधित कटआउट कॉक को बंद करेंगे। अगर पेंटो की पाइपलाइन में लीकेज है, तो जिधर से भी पेंटो पाइपलाइन में लीकेज है, मान लो इधर वाले में है, तो संबंधित कटआउट कॉक को बंद कर लेंगे और दूसरे पेंटो से काम करेंगे। पेंटो की पाइपलाइन में आपके बीपीटी से लीकेज हो सकता है, थ्रॉटल वाल्व से लीकेज हो सकता है, सर्वो मोटर से लीकेज हो सकता है। तो इधर कहीं से भी लीकेज है, हम संबंधित कटआउट कॉक को बंद कर देंगे और दूसरे पेंटोग्राफ को उठा करके गाड़ी काम करेंगे। धन्यवाद साथियों।